नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वह ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हों या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक की इशाअत अमल में लाता है, जिसका मकसद आवाम की रहनुमाई होता है। इसके अलावा आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम चाँद की जो तारीख़ होती है उससे भी हम आपको वाकिफ़ करवाते हैं। आज 28 मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी है। तो बहरहाल चलते हैं हदीस मुबारक की तरफ और आपको बताते हैं कि आज क्या हदीस शाये हुई है। हज़रत फ़ुज़ाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक है वो इंसान जिसने इस्लाम कबूल किया और लोगों से बेपरवाह होकर क़नाअत के साथ ज़िंदगी बसर की। तो ये आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से बेनियाज़ होकर क़नाअत की ज़िंदगी बसर करने वालों के लिए किस कदर खुशखबरी सुनाई है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम चलते हैं खबरों की तरफ और आपको बताते हैं कि हमारे मुल्क में किस तरह मंदिर मस्जिद किया जा रहा है और अदालतों में फैसले कैसे आ रहे हैं और किस तरह जानबूझकर कुछ जो शरपसंद है वो मसाजिद को मंदिर करार देने के लिए अदालतों से रुजू हो रहे हैं। और ऐसे शरपसंद मखसूस शरपसंद है जो बार बार अदालतों से रुजू होते हैं। और ऐसे में आपको बता दूं कि आपने देखा कि मध्य प्रदेश की धार भोजशाला मस्जिद का जो केस है उसमें आपने देखा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हिंदू फरीक के हक़ में फ़ैसला दिया था। अब आपको बता दूं कि मुस्लिम फरीक जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुआ और उसके बाद आपको ये बताना ज़रूरी है कि नमाज के लिए मुस्लिम फरीक को दी जाएगी जगह, और ये हुक्म दिया है हमारी अदालत उज़्मा ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हम सलाम करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि आप देखेंगे कि अब उम्मीद अगर कोई है सिद्दीक साहब किसी से हिंदुस्तान में अक़लियतों को, तो वो है अदालतें। अगर अदालतें अपना पूरा फ़र्ज़ पूरी तुंदही और दयानतदारी के साथ अंजाम देंगे तो यकीन मानिए कि ये मुल्क महफूज रह सकता है। वरना इस मुल्क को मैं समझता हूँ कि शरपसंद है, मज़हब के नाम पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये नफ़रत बहुत महंगी पड़ सकती है हमारे मुल्क के लिए। तो बहरहाल नफ़रत का खात्मा होना चाहिए और मोहब्बत की शम्मा रोशन की जानी चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तानी आसार कदीमा यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो इमारत है यानी जो भोजशाला, उसकी मौजूदा हालत में कोई तब्दीली ना करने की हिदायत दी है। इसके अलावा बता दूं कि इस मामले की जो आइंदा समाअत है नाजरीन वो अब 3 हफ्ते बाद होगी। और नाजरीन आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम अबूरी हुक्म तो दे दिया है कि मुसलमानों को नमाज की अदायगी के लिए जगह दी जाए और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट पर फ़िलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये भी देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ तो मुसलमानों को नमाज के लिए जगह देने की बात की है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मस्जिद के बारे में जो फैसला दिया था कि हिंदुओं को वहाँ पर पूजा की इजाज़त दी जाए, हिंदुओं के हवाले कर दी जाए, तो उस फैसले को पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। और आपको ये बता दूँ कि वज़ारत उज़्मा यानी अदालत उज़्मा ने ये हिदायत दी है कि हर जुमे के दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक मुस्लिम फरीक की जानिब से 1 बजे से 2 बजे तक वहाँ नमाज की इजाज़त दे दी जाए। और आपको ये बता दूं कि मुस्लिम फरीक की जानिब से हुज़ैफ़ा अहमद ने दलील पेश की कि इस मस्जिद में पिछले 800 बरसों से नमाज हो रही है। जी बिल्कुल, शायद 1 से 3 बजे तक शायद टाइम दिया गया, जी 2 घंटे का टाइम दिया गया। अच्छा, ये लोग नमाज अदा कर सकते हैं, वो भी जो है ना खुली मुकाम पे, अंदर नहीं, मस्जिद अहाते में ही, लेकिन खुले मुकाम पे अदा कर सकते हैं। तो किसी हद तक ये जो है ना राहत वाला ये फैसला है। लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ये जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का ये बिल्कुल हम फेयर है, हम ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी जो है ना अगर चाहिए था तो वो जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है उस पर पाबंदी रोक लगाना चाहिए, देखना चाहिए तो जो है ना, लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई गई है। मतलब है कि सॉफ्ट जो है ना झुकाव अभी भी जो है ना उसके तरफ सुप्रीम कोर्ट का है। तो ऐसे कई मसाइल है रियाज साहब, मतलब है कि हर जगह जो है ना कोशिश ये की जा रही है। आपको मालूम है ये अभी नेक्स्ट नंबर आ रहा है, खासतौर पर राजस्थान की बात कर रहा हूँ, कि जितने बॉर्डर के मसाजिद, दरगाहें हैं, ख़बरें हैं, उस पर जो है ना बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू होने वाली। मतलब इंडिया पाकिस्तान की जो सरहद पे लगे हुए हैं,
अब बताइए, कई बरसों से ये जो है ना वहाँ पे दरगाहें हैं, जो भी रास्ते में हैं वहाँ पे मसाजिद हैं, कई जो है ना, और बहुत ही इन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो वहाँ पे भी अब उसको बुलडोज़र लगाने की कोशिश जारी है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी की स्टेट जहाँ जहाँ है, सरहद लगती है पाकिस्तान से, उसको तो ये लोग जो है ना बिल्कुल तैयार कर चुके हैं कि वहाँ के जो है ना मसाजिद को, दरगाहों को निशाना ये लोग बनाने वाले हैं। लेकिन एक बात है, अल्लाह के घर को अगर आप इसी तरह शहीद करेंगे तो फिर समझिए कि हालत आपके बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, और ऐसी मार पड़ेगी कि फिर आप किसी को वो मार बता भी नहीं सकेंगे, और सैलाब की शक्ल में, ज़लज़लों की शक्ल में, तबाही व बर्बादी की शक्ल में, मैं समझता हूँ कि तबाही व बर्बादी का एक आंधी चलेगी और कुदरत उसका इंतकाम लेकर रहेगी। और आपको बता दूं कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद क्या हुआ है आप अच्छी तरह जानते हैं। आज भी जो खाती हैं, जो मुजरिमीन हैं, इंतहाई जलील और ख़ार होकर रह गए हैं। कुत्तों ने इनकी डेड बॉडी खाई है, कुत्तों ने, आपको अंदाजा लगाइए। बिल्कुल जो है ना, आपको मालूम है गुजरात में कैसे शदीद ज़लज़ला आया था, आपको मालूम है? जी जी, गुजरात और सूरत में, कच्छ में कितनी जो है ना लोग मर गए थे। सब इन्हें उसके हालांकि बाद हम बहसीत इंसान, हमें दुख होता है, और ताजुब लेकिन अल्लाह ताला माफ करने वाला नहीं करने है। वाला है। उसके बाद आपको मालूम है प्लेग की वबा फूट पड़ी थी। जी हाँ, जी हाँ। तो ये अल्लाह की जो है ना जानिब से ये इंतकाम है। ये लोग जो इन्हें निहत्ते मासूम मुसलमानों पे जो जुल्म किए लोग, खुलेआम कत्लेआम किए लोग जो है ना, लेकिन उसका जो है ना ये खाली जाने वाली चीज़ नहीं है, और इसका बराबर जो है ना इंसाफ होके रहेगा। चाहे कोई भी जो है ना, ये अदालतों का चाहे रोल हो, उसमें आम जो सियासतदानों का रोल है, किसी का भी रोल हो, लेकिन इंसाफ वहाँ पे ज़रूरी है। अदरवाइज जो है ना कुदरत का इंसाफ वहाँ पे आ जाएगा भी। अब अंदाज़ा कीजिए कि आसार ख़दीमा के रिकॉर्ड्स में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स में और बेशुमार रिकॉर्ड्स में, और तारीख गवाह है कि तकरीबन 800 साल से वहाँ पर नमाज अदा की जा रही थी वो मस्जिद में, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट वो हिंदुओं के हवाले कर देती है, हिंदू फरीक के हवाले कर देती है, और सुप्रीम कोर्ट उस पर हुक्म इल्तिवा जारी करने से इनकार कर देता है, लेकिन ये कहता है कि भाई खुली जगह में इनको नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। शर्म की बात है कि शहादत बाबरी मस्जिद के बाद जो मुकदमा चला, और बाबरी मस्जिद के और राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमे का जो फैसला आया, उसमें आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया, अकीदे की बुनियाद पर फैसला दिया गया, फेथ की बुनियाद पर फैसला दिया गया, जबकि कानून में दलाइल की बुनियाद पर, शवाहिद की बुनियाद पर, सबूत की बुनियाद पर फैसले दिए जाते हैं। अदालत ने यह भी माना कि बेशक बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, और यह मुजरिमीन का इंतहाई खतरनाक यानी एक मुजरिमाना फेल था। अदालत ये तस्लीम करती है, लेकिन और ये भी कहती है कि एक 5 एकड़ अराजी मुसलमानों को दे दी जाए, वहां पर एक अजीम मस्जिद तामीर की जाए। और शर्म की बात है कि आज तक वहां पर आप देखेंगे कि मस्जिद तामीर नहीं हुई। ये सब कुछ मैं समझता हूं कि एक साजिश के तहत हो रहा है, एक मंसूबे के तहत हो रहा है, और ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना, और जो भी फैसला हुआ सारी दुनिया जानती है कि कैसे एक तरफा फैसला हुआ बाबरी मस्जिद के लिए। आस्था की बुनियाद पे, अगर आस्था की बुनियाद पे फैसले होते रहेंगे तो फिर ये सेकुलर ढांचा कहाँ गया, सेकुलरिज्म कहाँ गया, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन किधर गया, दस्तूर कहाँ गया, सवाल ही नहीं है सब जो है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता ये लोग जो है ना हर चीज़ को मिसमार करते जा रहे हैं। जो सेकुलर ढांचा है, हर चीज़ को, आइन को जो है ना तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। इन्हें कोई इन पे रोक टोक लगाने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, और सब डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं। ईडी से डरे, इनकम टैक्स से डरे हुए, हर एक से डरे। जरा आप बोलते हैं जो है ना आपके घर पे जो है ना ईडी की टीम आ जाती है और आपको जो है ना अरेस्ट करके लेके चले आती है, तो बताइए कौन आवाज उठाएगा इसके बारे में, ये बताइए। यानी सवाल मत करो बस आप, बिल्कुल खामोश आप सवाल नहीं कर सकते, आप खामोश बैठिए, आप तबाह व बर्बाद हो जाइए, लेकिन खामोश बैठिए। महंगाई आपकी कमर तोड़ देगी, आप खामोश बैठिए, हुकूमत से सवाल नहीं कर सकते। और आपको बता दूं, बेरोजगारी के नतीजे में आपका घर तबाह हो सकता है, आपके बच्चे यकीन मानिए कि जराम की राह पर निकल सकते हैं। आप खामोश बैठिए, आपको कुछ नहीं कहना है। अगर आप कुछ कहेंगे तो फिर बुलडोजर आएगा, अगर आप कुछ कहेंगे तो ईडी सामने आएगी, अगर आप कुछ कहेंगे तो सीबीआई आपका पीछा करेगी, अगर आप कुछ करेंगे तो इनकम टैक्स आपकी जिंदगी को तबाह करके रख देगा। तो आप खामोश रहिए। बिल्कुल बिल्कुल जो है ना, आप जो है ना मतलब हुकूमत की पॉलिसी रियासत साहब ये कि जो है ना कि लोगों को लाइन में कतारों में ठहरा दें, इनको बिजी रह के हर मामले में, खत्म होती दूसरे मामले में इनको उलझा दें, खत्म करें, फिर उसके बाद जो है ना लोगों को मसरूफ करें, अपनी उल्लू सीधा करते रह जाना। तो ये जो है ना ये कॉमन है, ये टैक्टिस है हुकूमत की जाना। अब से नहीं, जब से बीजेपी आई है यही कुछ ना कुछ, इन्हें करेंसी का जो मामला हुआ है वहाँ से लेके दूसरे, इन्हें कोविड है, हर मामले में जो है ना आवाम को बिजी रखो। ना कोई बेरोजगारी का मसला हल होता है, ना किसी किस्म की कोई चीज़ जो है ना इसमें हल नहीं होती है, बस लोगों को मसरूफ रख के अपना उल्लू सीधा करो।
बहरहाल महंगाई का हाल अंदाज़ा लगाइए कि क्या खतरनाक, यानी नुक्ते उरूज पर बुलंद आसमान पर पहुंच गई है महंगाई। और आपको ये बता दूं कि उसके बावजूद भी आपको खामोश रहना होगा, कुछ नहीं बोलना होगा कि महंगाई बढ़ रही है, इसके लिए मोदी हुकूमत जिम्मेदार है, ऐसा मत कहिए वरना फिर आपकी खैर नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि संडे हो या मंडे, खाओ अंडे अंडे, ये एक नारा है, एक स्लोगन है, क्योंकि अंडे खाने की बाज़ाब्ता तौर पर ये तरगीब दी जाती है इस नारे के ज़रिए। और आपको ये बता दूं कि अफसोस की बात यह है, महंगाई किस कदर बढ़ गई है, आपको अंदाज़ा होगा कि अंडा जो 1 रुपया 60 पैसे, फिर बाद में आप देखेंगे 2 रुपये 60 पैसे, 2 ढाई रुपये, 4 रुपये तक भी फ़रोख्त किया जाता था। महंगे से महंगा अंडा 4 रुपये उसकी कीमत होती थी, 3 रुपये 60 पैसे उसकी कीमत हुआ करती थी। लेकिन आपको बता दूं कि आज शहर हैदराबाद में अंडे की कीमत जो है वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, अंडे की कीमत 8 से रुपये लेकर 9 रुपये तक हो गई है। तो ये हालात हो गए हैं महंगाई में, अब गरीब अंडा भी खरीद कर नहीं खा सकेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हर चीज़ का वही हाल है रियाज साहब, कोई चीज़ कमोडिटी दीजिए, हर एक की महंगाई, हर एक रोज़ बरोज़ इजाफा होता है। तरकारियों के रेट देखिए आप, दालों के रेट देखिए, किसी पे कोई कंट्रोल नहीं है हुकूमत का, कोई निगरान का नहीं है, देखने वाला नहीं है। लोग सफ़र हो रहे, बस गरीब लोग बेचारे, खासतौर पर रोज़ के कमाने खाने वाले बेचारे परेशान हाल है जो है ना। बड़ी अफसोस की बात है, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा होता है तो ये बहुत ही गलत बात है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूँ कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं, फ़िल्म 3 इडियट आपने देखी होगी, बहुत ही अच्छी और सबक आमोज़ फ़िल्म थी। और उसमें जो बच्चों की जो सलाहियतें होती हैं, स्मार्ट टीचिंग जिसे कहा जाता है असातिज़ा के लिए, और स्मार्ट स्टडी बच्चों के लिए जो कहा जाता है, वो उसका कॉन्सेप्ट पेश किया गया था। और आमिर खान की ये फ़िल्म मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही गैर मामूली सबक दे गई तलबा को भी और असातिज़ा को भी, और मियार तालीम कैसे होना चाहिए वो भी उस फिल्म में बताया गया था। और आपको याद होगा कि वो फिल्म किससे मुतासिर होकर बनाई गई, ये भी आपको हम बता देते हैं, अगर आपको पता नहीं, लेकिन आपको बताऊं, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। तो बहरहाल सोनम वांगचुक लद्दाख से ये ताल्लुक़ रखते हैं, ये इंजीनियर हैं पेशे से, इनोवेटर है और एजुकेटर है, माहिर तालीम है, और वो स्मार्ट स्टडी में यकीन रखते हैं। और आपको बता दूं कि इनका ख़ास कारनामा ये है कि हिंदुस्तान के जो सरहदी इलाके हैं, ख़ास तौर पर कश्मीर, और आप देखेंगे कि जो ग्लेशियर्स वगैरह इलाकों में, वहाँ पर जो हमारी फ़ौज तैनात है, वहाँ सर्दी इस कदर ज़्यादा होती है कि इंसान अगर जाकर पत्थर भी देखेंगे तो पत्थर पर भी बर्फ़ जम जाती है। तो बहरहाल उन्होंने ऐसे ख़ैमे यानी बनाए हैं जो इन फौजियों को, हमारे फौजियों को जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, शदीद सर्दी में गर्मी का एहसास देते हैं। तो ये है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को कई अवार्ड्स भी मिले हैं इनोवेशंस के लिए, उनकी इख्तराई सलाहियतों के लिए। और आपको ये बता दूं कि वो तलबा के हक़ के लिए बहुत कुछ आवाज़ उठाते हैं। बीजेपी की तायद करते हैं तो बीजेपी खुश हो जाती है, लेकिन उन्होंने बीजेपी के ख़िलाफ़ बात की तो आपको बता दूं कि कुछ माह कबल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और काफ़ी अरसे तक जेल में रखा गया। और आलमी सतह पर जब एहतजाज हुआ, कौमी सतह पर जब एहतजाज हुआ, तब कहीं जाकर उनकी रिहाई मुमकिन हो सकी। तो बहरहाल सोनम वांगचुक का किरदार, यानी सोनम वांगचुक के ज़िंदगी पर यह फिल्म बनाई गई थी 3 इडियट। और आपको बता दूं कि आमिर खान ने सोनम वांगचुक का किरदार अदा किया था। अब सोनम वांगचुक कांग्रेस जनता पार्टी जो है उसके बैनर तले जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे वज़ीर तालीम है, मरकज़ी वज़ीर तालीम, उनके इस्तीफ़ा के मुतालबे को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। 16 दिन से वो भूख हड़ताल पर हैं। 9.5 किलो वज़न उनका गिर गया है और ब्लड लेवल जो है वो भी गिरती जा रही है, यानी खून में जो शुगर की सतह है वो गिरती जा रही है। हालात बहुत ख़राब है और लोग तशवीश का इज़हार कर रहे हैं, जिनमें अरुंधति राय है, जिनमें नसीरुद्दीन शाह है, फिर नसीरुद्दीन शाह की जो बीवी हैं वो हैं, और कई माहिरीन इक़्तिसादियात है। तमाम के तमाम सोनम वांगचुक से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप बराए मेहरबानी खुदारा अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दें, लेकिन वो शख्स है कि भूख हड़ताल ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। और आपको बता दूं कि लोग अब अपील कर रहे हैं कि देखो, आज जंतर मंतर पर अगर सोनम वांगचुक मर जाएंगे तो फिर समझो कोई भी तलबा के हक़ के लिए जंतर मंतर पर नहीं आएगा। बिल्कुल, यानी अब वक्त ऐसा आ गया रियाज साहब कि मतलब है कि जमहूरियत को बचाने के लिए जो है ना जान तोड़ कोशिश करें। ऐसे ही लोग जहदकार है, समाजी जहदकार है, तुलबा यूनियन के सदर हैं, जैसा काकरोच जनता पार्टी की जो क़याम अमल में आया,
तो ये लोग, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, इनको कोई असर होने वाला नहीं है, बल्कि ये लोग उल्टा जेल में डालने वाले लोग सब कुछ है ना। यानी अभी क्या करेंगे बताइए, जमहूरी तरीके से जो एहतजाज कर रहे हैं लोग, कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ों पे इनके जो करतूत है उस पर जो है ना उससे पर्दा उठाया जाए, इनकी हरकतों पे। लेकिन हुकूमत तो मालूम है अब कुछ भी असर होने नहीं, ना हो रहा है ना होने वाला है हुकूमत के। और वैसे सिद्दीक साहब आपको बता दूं कि जहाँ तक जंतर मंतर का सवाल है, वहाँ पर कांग्रेस जनता पार्टी का एहतजाजी मुजाहरा जारी है और आज बता दूं कि 25वें दिन में वो दाखिल हो गया है, जबकि सोनम वांगचुक 17 दिनों से वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। अब अंदाज़ा कीजिए कि 17 दिनों से एक शख्स भूख हड़ताल कर रहा है, मोदी जी कुछ नहीं बोलते, अपना मुंह नहीं खोलते, अमित शाह भी कुछ नहीं बोलते, और अंदाज़ा कीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान के दौर में आप देखें किस कदर स्कैम्स होते हैं, तालीमी स्कैम, नीट के जिस अंदाज में लोगों बच्चे मायूस हुए, कई बच्चों ने खुदकुशी कर ली, तो ऐसे में भी धर्मेंद्र प्रधान अपने सीट से चिपके हुए हैं। और आपको बता दूं कि ये मोदी हुकूमत के कई वज़रा ऐसे हैं जो अपने बच्चों को यहाँ के निज़ाम तालीम पर भरोसा ना करते हुए बैरूनी ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में तालीम दिला रहे हैं। जी बिल्कुल जो है ना, और ये धर्मेंद्र प्रधान का जो है ना बहुत ही मशकूक रोल रहा है। इससे पहले भी जो है ना काफ़ी प्रेशर डाला गया, लेकिन आज तक भी जो है ना वो न हटने के लिए तैयार है और अजीबोगरीब बयान देते हैं, आपको मालूम है। और पेपर लीक हुआ तो किसी के ऊपर इल्ज़ाम डाल देते, वो करते हैं। तो ये जो है ना बिल्कुल कुछ भी हरकत टस से मस नहीं हो रही जो है ना। ये तो क्या रियाज साहब, इससे पहले जो रेसलर्स का जो इतिहास जंतर मंतर पर देखे आप, हुकूमत का क्या रवैया था, सबको हटा दिया गया था, खींच के करके उनको मार के जो है ना रेसलर्स को हटा दिया गया था। तो हुकूमत की जो है ना ये आमिराना पॉलिसी है कि ये ऐसे किस्म के एहतजाज को जमहूरी जो कर रहे हैं इनको जो है ना बज़ोर ताकत दबा दिया जाए, इनको हटा दिया जाए, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि बिल्कुल वन मैन शो जो है ना हुकूमत करे जाना। बिल्कुल बहरहाल नाज़रीन, हम 3 इडियट फिल्म की बात कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि 3 इडियट के एक चतुर का किरदार अदा करने वाले, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया था। ओमी वैदिया उनका नाम है, असल नाम तो, लेकिन चतुर का किरदार उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में अदा किया था। तो उन्होंने ये ख़ास तौर पर दरख्वास्त की कि वो यानी सोनम वांगचुक को इस तरह की हालत में नहीं देख सकते और उन्हें बचाना चाहिए, और हम सब का फ़र्ज़ है कि उन्हें बचाएँ, उनकी भूख हड़ताल ख़त्म करवाएँ, और ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए। यही सोनम वांगचुक को बचाने का तरीक़ा हो सकता है। आपको नाज़रीन बता दूं कि फिल्म 3 इडियट में आपको बता दूं कि फुनसुक वांगडू, आमिर खान का नाम होता है वांगडू, और वो गैर मामूली तालिब इल्म होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तालिब इल्म होते हैं, गैर मामूली सलाहियतों के, क्योंकि तालिब इल्म जो होता है इनबिल्ट खुदादार सलाहियतों का अगर मालिक होता है तो अल्लाह ताला जिसको इल्म से नवाजना चाहते हैं वो नवाज देते हैं। तो बहरहाल आपको बता दें कि सोनम वांगचुक को बताना ज़रूरी है, और इस सिलसिले में प्रकाश राज जो फिल्म स्टार हैं, हिंदी के, तेलुगु के, कन्नड़ के, उन्होंने तो बहुत ही बरहमी का इज़हार किया है मोदी हुकूमत पर और कहा कि वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को फौरी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि मोदी हुकूमत में एक नहीं दो नहीं बल्कि 90 स्कैम्स जो हुए हैं तालीमी हुए शोबे में हुए हैं। बिल्कुल कई हुए हैं जो है ना, और कई एग्ज़ाम के जो है ना, जॉब के एग्ज़ाम्स के जो है ना, कई अगर आप बिहार के देखेंगे जितने सब पेपर लीक आउट हो गया जो है ना, हर जगह जो है ना अफरा तफरी का आलम है, कोई फेयर कोई ना पे इंट्रेंस होता है, कभी भी कोई चीज़ भी नहीं। सेंट्रल एजेंसी के जितने है सब के सब एग्ज़ाम्स ऐसी हुए हैं जो है ना, पेपर लीक हो रहा है, किसी में मिस्टेक है, किसी में गलतियाँ हैं, इन्हें बच्चे खुदकशी कर ले रहे हैं, लेकिन हुकूमत बिल्कुल जो है ना ज़रा भी जो है ना हरकत में नहीं आती है इससे। बताइए कितनी बेहिसी है, बताइए आप। बहुत अफसोस की बात है, मैं समझता हूँ कि बेहिस नहीं होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पर आज बच्चे जो सड़कों पर निकल आए हैं, क्योंकि आप देखें नीट में गड़बड़, CBSE के एग्ज़ाम्स में गड़बड़, CBSE के पेपर से जो उसमें भी गड़बड़, और आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसे पाकिस्तानी दहशतगर्द कहा जाता है, पाकिस्तान के तायद व हिमायत करने वाला कहा जाता है। तो अब नहीं, इसमें ना हिंदू मुस्लिम की कोई तमीज़ नहीं है। बिल्कुल अगर हमारे हिंदू भाई भी अगर मोदी हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं तो अब कहते हैं कि अरे ये तो पाकिस्तान क्या तायदी दिख रहा, पाकिस्तान का सपोर्टर दिख रहा है। अरे मेरे भाई, ये पाकिस्तान खल्ली बल्ली, हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान की क्या अहमियत है, चाहे आप फौज के लिहाज से देखें, साइंसी तरक्की के लिहाज से देखें, फैमिली और वैल्यूज़ के हिसाब से देखें, या फिर सोसाइटी के वैल्यूज़ के हिसाब से देखें, हिंदुस्तान बहुत आगे है। हिंदुस्तान में मोहब्बत है, मुरब्बत है। यहाँ पर आप देखेंगे कि दहशतगर्दी की दरिंदगी नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिरका परस्त जो दरिंदे हैं वो इस तरह का माहौल जो पाकिस्तान में पाया जाता है, जो फंडामेंटलिस्ट हैं उनकी तरह, और मजहबी जो इंतहा पसंदी है उसको यहाँ फरोग दे रहे हैं। जी हाँ, और कितना आसान काम है, आसान बात है ना कि हर चीज़ को जो है ना एक पाकिस्तान का ठप्पा लगा दो, खत्म, मुंह बंद करना है, पाकिस्तान पाकिस्तान।
अरे चाइना भी तो है बाजू तुम्हारे, जरा हाँ। देखो क्या हो रहा है उधर, तो जाके जो है ना जी हाँ, कई गांव के गांव बदल दे रहा है वो। अब कब्जा कर लिया है, सैटेलाइट से पिक्चर्स आए हैं पूरे जो है ना, कॉलोनीज बसा लिया है वहाँ पे, जाके आप जाके देखिए, अरे नेम्स चेंज कर दिया है पूरा भाई। नेम चेंज कर दिया। आप पिक्चर नहीं बना सकते हो जो है ना, जो आप देखेंगे सलमान खान जो पिक्चर बनाने वाले थे, जो उसका जो जी हाँ, वाकया हुआ था, जी हाँ बिल्कुल, वो अरे आप पिक्चर चेंज दूसरी नाम बात चेंज कर सुनिए दिया। जी हाँ कि कर्नाटक के जो वजीर दाखिला है प्रियंक खरगे ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आरएसएस अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कहती है, और ये भी कहती है कि हम अपनी फौज को, यानी जो आरएसएस के कारकुन हैं, यानी सेवक जो आरएसएस के, उन्हें सिर्फ 3 दिन में मुल्क के लिए लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो उन्होंने सवाल किया, आप दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आप रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जबकि आपको रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए था। और हिंदुस्तान में इस कदर बड़ी एक वो है ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, डोनेशंस कहाँ से आ रहे हैं, चंदे कहाँ से आ रहे हैं, उसका तो पता चलना चाहिए, इसका हिसाब किताब मालूम होना चाहिए। तो आपको बता दूं, उन्होंने बाज़ाब्ता एक लेटर लिखा मोहन भागवत को और सवालात किए कि भाई आपके पास अरकान की तादाद कितनी है, यानी नंबर ऑफ जो प्रचारक हैं उनके बारे में बात की। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आपका हिसाब किताब माल कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ये भी तो आपको बताना चाहिए। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका मकसद क्या है, इसके पीछे आरएसएस का मकसद क्या है, ये बताना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम जवाब नहीं देंगे। किसने कहा? मोहन भागवत ने कहा कि हम जवाब नहीं देंगे क्योंकि तुम आरएसएस के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो, क्या हिंदू धर्म रजिस्टर्ड है? देखिए आप, उन्होंने कहा, अरे मेरे भाई तुमसे सवाल कर रहे हैं, सीधा सीधा जवाब दो। यहाँ हिंदू मजहब का कहाँ से आया, हिंदुत्व का कहाँ से आया, सनातन धर्म की बात कहाँ से आई यहाँ पर? जी कितनी इलॉजिकल बात है, बेवकूफ़ाना बातें, हरकतें जो है ना। और इन्हें सीधी सीधी बात है, चंदा चोरी मामले में फिर आइए आके बोलिए ना, फिर कौन इन्वॉल्व है, कौन करे। मनाली के जो चंदा चोरी है, राम मंदिर है, ऐसे कई करोड़ों का बड़ा स्कैम हुआ है, तो उसके बारे में कौन है जवाबदार, कौन है, किसके पास गया पैसा? 1000 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ की चोरी हुई है, कौन है बताइए? अकाउंटेबिलिटी किसके पास है, कौन जवाबदार है इसके लिए? शर्म से इन्हें पानी पानी है जो है ना, हिंदू कौम हमारी जो है ना, शर्म से पानी है कि भाई इतना पैसा हम लोग दान दिए हैं, सोना दिए हैं, चांदी दिए हैं, सब गोल, सबका सब गोल हो गया जो है ना, बताइए। बड़ी अफसोस की बात है। अरे 2 ईंट या भाई 200 किलो की ईंटें दिए हैं, उनको रसीद नहीं दी गई। बिल्कुल जो है ना, कहाँ है वो ईंटें? पता ही नहीं है कोई चीज़ का, जाना पता ही नहीं है बिल्कुल। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको एसआईआर की जानिब लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि रियासत तेलंगाना में एसआईआर का अमल जारी है, लेकिन तेज़ी से नहीं जारी है, ये हम कह सकते हैं। ताहम आपको बता दूं कि यहाँ के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत काम करने वाले अहदेदारों का सवाल है, उनका ये दावा है कि रियासत तेलंगाना नहीं बल्कि हैदराबाद में, आपको बता दूँ कि 100% जो इनुमरेशन फॉर्म है उसकी तकसीम 100% अमल में आ चुकी है, ये दावा किया जा रहा है। यानी नाज़रीन, आपको बता दूं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर 2026 तेलंगाना में तेज़ी से जारी है, ये दावा करता है इलेक्शन कमीशन। लेकिन आपको बता दूं कि जो हम तक रिपोर्ट्स आई हैं 13 जुलाई यानी कल के शाम 6 बजे तक जो रिपोर्ट्स हमें मिली हैं, उसके मुताबिक हैदराबाद के तमाम 47,36,669 राय दहिंदों को इनुमरेशन फॉर्म तकसीम कर दिए गए, यानी तमाम के तमाम वोटरों में इनुमरेशन फॉर्म तकसीम कर दिए गए। इसका मतलब ये हुआ कि इनुमरेशन फॉर्म की जो तकसीम की शरह है 100% है। लेकिन आपको बता दूं कि जो डिजिटाइजेशन का अमल है वो इंतहाई सुस्त रफ्तारी से चल रहा है, जबकि अब तक सिर्फ आपको बता दूं कि ये इसलिए मैं कह रहा हूँ सुस्त रफ्तारी से, इनमें 47,36,669 में से 8,15,716 जो वोटरों के जो फॉर्म्स दिए गए थे उसका डिजिटाइज किया गया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस सुस्त रवि से ये अमल जारी है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट्स हम तक आई है उसके मुताबिक तेलंगाना में जुमला 3,38,26,448 वोटर्स हैं और उनमें ताहाल 3,28,18,717 वोटर्स में इनुमरेशन फॉर्म तकसीम कर दिए गए। और रिपोर्ट में बताया गया कि अब तक 1,44,70,788 जो है फॉर्म्स, जो इनुमरेशन फॉर्म्स है वो डिजिटाइज किए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि रियासत तेलंगाना में 42.78% फॉर्म्स, इनुमरेशन फॉर्म्स का डिजिटाइजेशन हुआ है। जी हाँ,
ये सब सही है, लेकिन अब इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कैसा करेंगे रियाज साहब? ये तो हुकूमत के जानिब से फराहम करदा ये डेटा है। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन अब कौन जाके देखेगा प्रैक्टिकली इन्हें ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, कितने हैं जो है ना। आज भी देख सकते हैं, मैं खुद देखा हूँ जो है ना, आज भी जो है ना ऐसे बंडल्स ले लेके बैठे हैं बीएलओ जो है ना। आज भी लोग कोई भी कलेक्ट नहीं किए, कई लोग हैं आज भी जो है ना। हाँ, हाँ। तो बताइए, ये दावे तो बहुत बड़े हैं लेकिन प्रैक्टिकली कुछ और है रियाज साहब, हकीकत इसकी कुछ और है। और आपको बताऊं सिद्दीक साहब, जहाँ तक रंगारेड्डी का हमारा जो पड़ोसी जिला है रंगारेड्डी में 28.11% जो है इन्यूमरेशन फॉर्म को डिजिटाइज किया गया है, जबकि मेडचल मलकाजगिरी में आपको बता दूं नाजरीन 13.71% इन्यूमरेशन फॉर्म्स को डिजिटाइज किया गया है, जबकि राजन्ना सिरसिल्ला में 63.56, खम्मम में 60.89%, कामारेड्डी में 59.69% और हैदराबाद में 17.22%। जी हाँ, कितना बड़ा फ़र्क है देखिए आप। जी। अगर गैप देखेंगे आप, शहर और देहात का देखेंगे आप, कितना बड़ा गैप है आप बताइए जरा। अरे यदाद्री भोंगिर में भाई 75.44%, नलगुंडा में 67.52% और कुमारम भीम आसिफाबाद में 65.94% और सिद्दीपेट में 64.86%, निजामाबाद में 64.23%। जी हाँ, कितना बड़ा फ़र्क है बताइए आप जो है ना। ये क्या हो रहा है, क्यों है इतना स्लो होने की रीज़न क्या है, वजूहत क्या है, ये बताइए आप जी बिल्कुल आपने सही कहा है। पर नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हुए हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं हमारे सिद्दीक साहब। और आलमी सतह पर तो मुझे ऐसा लगता है ख़ासतौर पर मशरिक़ वस्ता में हालात इंतहाई संगीन है। और आपको ये बता दूं कि सऊदी अरब पर हूती बागियों ने हमला किया है, उसके बाद ऐसा लगता है कि आलम इस्लाम में एक हलचल पैदा हो गई है। और दूसरी तरफ अमरीका ईरान पर हमले कर रहा है, और ईरान बहरीन है और दूसरे जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक है उन पर हमले करता जा रहा है और कह रहा है कि वहाँ पर हम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं। तो ऐसी धमाको हालात है, अब अल्लाह ही रहम फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल, गल्फ़ के हालात बहुत बुरे हैं रियाज साहब जो है ना। पता नहीं ये कब रुकेगी, ये एक्सपैंड होते जाएगी, ये जो है ना कुछ नहीं बोल सकते। बिल्कुल जो है ना, या हो सकता है सारे इलाके को ये लिपेट में ले लेगी। बिल्कुल। तो बहरहाल नाज़रीन, आप यकीन मानिए कि जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतों में भी खतरनाक इजाफा हो रहा है। तो ये बहुत एक बार शॉर्टेज भी हो सकता है, पेट्रोल गैस का शॉर्टेज दोबारा हो सकता है। जी जी जी। बहरहाल नाज़रीन, हम इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सारी दुनिया को अमन व अमान से रखे। ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में हमारे हिंदुस्तानी हैं, वो कमा रहे हैं और तरसील ज़र जो है, रेमिटेंस जो है, वो अरबों डॉलर यहाँ भेजते हैं। तो इस पर असर पड़ सकता है। हम यही दुआ कर सकते हैं कि इस दुनिया की हिफाजत फरमाए अल्लाह ताला। और इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।